हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है और ऑल दो आपको इसकी नॉलेज भी है। यूनिट और बैच, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग क्लियर है। तो पहले थोड़ा सा बस डेफिनेशन वगैरह लिखवा दो और समझा दो चीज़ों को, फिर क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ेंगे। इसमें ध्यान रखना कि इसमें वही सेम कैलकुलेशन है, कॉस्ट शीट है, आपको ऑलरेडी आती है, सिखा दी है ना। मटेरियल कॉस्टिंग जो आपने सीखी है उसकी बातें होंगी यहाँ पर, बाकी कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा इधर उधर की बातें नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे यहाँ पे एक्चुअली दो टॉपिक हैं, यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। तो हमारे चैप्टर का नाम आ जाएगा यूनिट एंड बैच। चलिए, यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। तो अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर कुल मिला के दो टॉपिक आ रहे हैं। एक तो तुम्हारा आ रहा है यूनिट और एक आ रहा है तुम्हारा बैच, ठीक है। एक तो आगे तुम्हारे यहाँ पर कौन सी कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, और एक तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पर, बैच कॉस्टिंग। इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और बातों को फिर आगे बढ़ा लेंगे। यूनिट और बैच कॉस्टिंग बात क्लियर हो गई। देखो पहले हम बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग की। अगर मैं बात करूं यूनिट, तो तुम्हें नाम से पता लग रहा है, अच्छा यूनिट, यूनिट का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, दैट मीन्स कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस। मतलब जो भी तुमने एक यूनिट बनाई है उस एक यूनिट की कॉस्ट को निकालना ही क्या कहलाएगा, तुम्हारा यूनिट कॉस्टिंग कहलाएगा। मुझे समझ में आ रहा होगा नाम से, हाँ भैया यूनिट कॉस्टिंग तो ये कह रहा है कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट को निकालना। यानी कि अगर अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह सकता है, हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लगाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। इतनी तो हमने नॉलेज ले ली है, बताओ कैसे निकालेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्शन, भैया एक जगह प्रोडक्शन करने में तुमने कितनी लागत लगाई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आ जाएगा। तो आपको क्या ये इसमें नया क्या सिखा रहे हो, ये तो बताओ। और नया क्या है, ये तुम कर ही रहे तब तक, कई जगह कर रहा नहीं वाला काम। देखो नया ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यूनिट ऑफ आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी तुम्हारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उससे हम क्या मानते हैं, सेपरेट मानते हैं, आइडेंटिकल मानते हैं। अब आपको भैया थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, ये आपने ये चीज जो बताई है, ये आपने कुछ नया सा बोल दिया हमारे आगे, है ना। थोड़ा इसके बारे में भी क्या कर दो, बता दो, ठीक है। चल एक काम करते हैं, मैंने बोला ना अब एग्जांपल आपको लाइव एग्जांपल ही दूंगा जो ऑलरेडी मैंने देखे हुए हैं, समझ गए, बात क्लियर हो गई। देखो जैसे अभी आपको ने मैंने प्रोसेसिंग पढ़ाई है आपको, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, मान के चलो मैंने ना अभी जैसे आपको बताया था ऑडिट करा था, तो उस कंपनी में वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे किसकी, क्रिसमस लाइट की, वही जो दिवाली पे तुम लड़ियाँ लगाते हो छोटे छोटे बल्बों वाली, ये तुम चाइनीज झालर कह देते हो कि चाइनीज झालर है ये, समझ गए। वो कंपनी ये बनाती थी क्रॉम्पटन वगैरह के लिए और बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए वो बनाती थी, समझ गए, ठीक है ना। और चाइनीज वाला माल भी बनाती थी जो हम लगाते हैं, समझ गए। वो लेकिन वही जो सामान अपने वेंडर को दे रहा है वो सामान वो मार्केट में नहीं बेच सकता ना, ये तो कंपटीशन एक्ट आ जाएगा, समझ गए ना। ये चीजें होती हैं। रिजेक्टेड माल, अगर क्रॉम्पटन वो माल लेने से मना कर दे तो वो करेगा भैया कि चल बेच ही देता हूँ,
सीधी बार वाले को, समझ। अब क्रिसमस लाइट की बात करते हैं। भाई क्रिसमस लाइट में सबसे पहली चीज तुम्हें क्या नजर आती है, बल्ब के अलावा तार, और बहुत पतला सा तार होता है, आपने देखा होगा। तो उनका ना एक मशीन थी, जैसे मान के चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ मशीन 1 बेसिकली, समझ गए। और वो काफी लंबी चौड़ी मशीन थी बेसिकली। उस लंबी चौड़ी मशीन में क्या था कि बेसिकली जैसे यहाँ पर एक मशीन रखी हुई थी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से कॉपर की वायर आ रही थी बेसिकली। यहाँ पर क्या था, एक तरीके से जैसे आटे पीसने वाला नहीं होता कंटेनर होता है जिसमें गेहूं डालते थे आटे पीसते, ऐसा था शेल बना हुआ था, वहां पे प्लास्टिक के दाने डाल दिए थे उन्होंने, और प्लास्टिक दाने ऐसे पिघल रहा था। तो ऐसे क्या था, यहाँ पर दोनों चीज ज्वाइंट हो रही थी, और फिर यहाँ से डाई से निकलता हुआ लंबा सा तार जा रहा था। और ये लंबी सी मशीन थी, पूरी लंबी मशीन थी, लेंथ देनी पड़ती क्योंकि, और इनमें नाली से निकल रहा होता है, मतलब जो तार होता है उस नाली के अंदर ठंडा पानी होता है, जिससे भाई प्लास्टिक तो गर्म गर्म आ रही हुई पिघल कर, एक तरीके से कॉपर के ऊपर वो प्लास्टिक की वायर चढ़ रही है, समझ पा रहे मेरी बातों को आप, ठीक है ना। और वो ठंडा कर रहे हैं एक तरीके से। और यहाँ से मान के चलो, यहाँ से ऐसे झालर की तरह वो बार बार तार ऐसे गिर रहा था बेसिकली, समझ गए। तो मुझे बताओ, ये भी तो एक तार तो बना, झालर नहीं बनी अभी, तार तो बना ना, मेरी बात समझे ना समझे। तो कहते हैं कि भैया ये जो है एक तरीके से ये भी एक प्रोसेस है, ये जो आउटपुट आ रहा है ये अपने आप में क्या एक आइडेंटिकल है। आप चाहो तो इसे मार्केट में डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हो, बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो यानी कि हमें ये देखना है इस तार को निकालने में, इस तार, अब बात तार की कॉस्टिंग कैसे करोगे, मीटर में, लंबाई में करोगे कि भाई पर मीटर में कितनी तुम्हारी लागत आ रही है, आया समझ नहीं आया। लेकिन अभी मैंने झालर की कॉस्टिंग नहीं करी है, अभी मैंने किसकी करी थी, तार की। तो यानी कि कह रहे कि अगर किसी प्रोसेस से कोई आउटपुट आ रहा है, अगर कोई प्रोसेस से कोई आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट अपने आप में क्या है, एक आइडेंटिकल है। उस हर एक आउटपुट का तुम्हें क्या होना पता होना चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट पता होना चाहिए, समझ गए। बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब सपोज मान के चलो, फिर ये क्या होता है, यही जो तार होता है ना उनकी दूसरी वर्कशॉप में चले जाता है नीचे की तरफ, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। और वहां पर क्या होता है, वो तार क्या होता है मशीनों में फिट कर देते हैं, उसमें फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज का मतलब है वो छोटे वाले जो बल्ब होते हैं, है ना, एक जगह बल्ब डाल देते हैं, मतलब ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पे एक बड़ा सा गट्ठा होता है बेसिकली टेप का, जो टेप लपेटती रहती है, ठीक है ना। एक तरफ से आ रहा होता है तार, एक तरफ से डले होते हैं फ्यूज, समझ गए। और ये बीच में मशीन होती है बड़ी सी, जिन तीनों चीजों को क्या करती है, मैनेज करती है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, अब कितने मीटर की वायर बननी है बेसिकली, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 9+1 की वायर बना दो, और 9+1 का मतलब होता है 9 मीटर की झालर 1 मीटर का तार। तो ऑब्वियस बात है ना, आप जब प्लग लगाओगे तो तार एक्स्ट्रा चाहिए ना आपको, तो वो 9+1 कहते हैं उसे, कि 9 मीटर की तो झालर होगी और 1 मीटर का तार देंगे तुम्हें। तो ये मशीन ऑटोमेटिक सेट होती है कि वो 9 मीटर की तार खींचे बाद ऑटोमेटिक 1 मीटर अपना आप छोड़ती है, फिर दोबारा 1 मीटर पर चालू कर देती है, मतलब बीच में कट नहीं लगाती वो मशीन। आप समझ पा रहे हो बात, ये मशीन सीधा झालर बनाती रहती है, ठीक है ना। मतलब आपने इसे जितना तार दे दिया उतने तार की झालर दे देगी। तो 9 मीटर तक तो क्या करेगी, पहले लड़ी लगाएगी, मतलब फ्यूज लगाएगी, ऑटोमेटिक टेपिंग करेगी, फिर 1 मीटर छोड़ेगी, फिर चालू कर देगी। बीच में जो कट करना होता है वो बंदा बैठा होता है मैनुअली कट करता रहता है, समझ गए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ से भी क्या निकल रहा है, एक तरीके से पूरी कंप्लीट झालर तो बिकने वाली तो है नहीं, लेकिन सेमी फिनिश झालर निकल रही है, निकल रही है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, बोलो आइए ना। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, यहाँ तक प्रोसेस से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट बेटा है वही, यूनिट कॉस्टिंग का मतलब यही है कि आप जो भी आउटपुट बाहर कर रहे हो, हर आउटपुट अपने आप में क्या है, एक आइडेंटिकल है, आउटपुट प्रोड्यूस आइडेंटिकल है, तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिट कॉस्टिंग। इसमें आप इस तरह के भी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे मान के चलो कोई कंपनी है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट। अब जैसे मैं इसी कंपनी की बात कर लेता हूँ ये खाली क्रिसमस लाइट थोड़ी बनाती थी ये कंपनी जो है एक तरीके से जो एलईडी फिक्सचर्स वगैरह होते हैं, जैसे एग्जांपल दूंगा, तुमने
जैसे आपको ट्यूबलाइट दिख रही होगी, एलईडी वाली ट्यूबलाइट दिख रही है ना, ऊपर मेरे लगी हुई है ट्यूबलाइट्स, ठीक है ना, आपने अपने घरों में देख ली होगी। तो अंदर कुछ आपने एलईडी भी देखी होगी, मतलब एलईडी कुछ नहीं होती, एक बिल्कुल पट्टी सी होती है, स्ट्रिप सी होती है, ऐसे ही होता है बस, और कुछ नहीं होता। लेकिन अब बस इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होती है ना, ये जो एलईडी होती है, इसके अंदर स्ट्रिप लगा दी जाती है। बाकी पता है क्या है, ये पूरा जो शेल होता है ये प्लास्टिक का तो होता है ना, ये मतलब कार्बोनेट कहते हैं, इसे पीपी कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मशीन से बनता है, बकायदा बकायदा एक मशीन से बनता है। ये हमें लगता है कि इसका ऊपर वाला शेल अलग बनता होगा, नीचे वाला शेल अलग बनता होगा, फिर इसे जोड़ के असेंबल किया जाता होगा ऐसा। ये पहले कभी किसी जमाने में चला करता था जब ट्यूबलाइट्स आती थी, बेसिकली कि पीछे वाली जो पट्टिया वो लोहे की है, आगे वाला जो शेल है वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक कांच का है, प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक को हटा के अंदर कांच की ट्यूबलाइट लगाते थे हम, फिट करते थे, फिर ऊपर वो चढ़ा देते थे, क्या कहते हैं, प्लास्टिक का शेल चढ़ा देते थे। ऐसी फैंसी लाइटें चली थी। अगर आपने कभी, मैं आपको बता देता हूँ, आपने कभी लाइटों में देखा होगा तो एक यहाँ से एक वो होता था, फिर ऐसे लंबी ट्यूबलाइट होती थी, फिर यहाँ से ऐसे कुछ होता था, नहीं होता था, है ना। और यहाँ पे बीच में वही इनका वो जो मोटा सा मीटर था, चौक कह रहे हो, है ना। और यहाँ पे तुम फिट करते थे ऐसे ऐसे करके कांच वाली ट्यूबलाइट को, ठीक है ना। तुम्हारे घर में वही देसी लाइटें देखने को मिली होंगी, लेकिन जब तुम अमीरों के घरों में जाओगे ना, उनके घरों में भी ये देखने को मिलेगी, बट वो थोड़ी फैंसी सी लगेगी, ऊपर प्लास्टिक का शेल चढ़ो मिल जाएगा, समझ। वो प्लास्टिक का शेल हटाते थे, ट्यूबलाइट लगा देते, फिर प्लास्टिक का शेल लगा देते थे, थोड़ा दिखने में फैंसी सा लगता था। हाँ ये ना, हमारे घर में क्या होती थी, सिंगल लाइट वाली होती थी, उनके घर में होती थी एक ही के अंदर 2 ट्यूबलाइट लग जाती हैं, समझ गए। ये एक टाइम था बेसिकली, ये अलग अलग सब असेंबल्ड किए जाते थे। बट ये जो तुम्हारे घर में जो ये जो ट्यूबलाइट लगती है ना, ये एक ही मशीन से पूरी एक बार में निकलती है। मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, लंबाई वाला पूरा पार्ट जो है, ये पूरा एक मशीन से निकलता है, निकलते रहता है, और बीच में ब्लेड लगा होता है, मशीन खुद काट देती है, मतलब फिट कर देती है कि कितने मीटर की वो निकालनी है। होता है ना कि इतनी भी ट्यूबलाइट मिलती है, इतनी भी ट्यूबलाइट मिलती है, इतनी भी ट्यूबलाइट मिलती है, साइज दिखने में सेम होता है, बस क्योंकि स्ट्रिप का अंतर आ जाता है, इतने वो वॉट चेंज हो जाते हैं। आया समझ में नहीं आया। और ये एक ही मशीन से निकलता है पूरा एक बार में, बस असेंबल के नाम पर क्या, ये जो इनकी ये वाले जो कोने कोने में जो शेल लगाए जाते हैं, ये मतलब प्लास्टिक के पार्ट लगाए जाते हैं ढक्कन बंद करने के लिए कोने के, ये अलग से मैन्युफैक्चर होते हैं, पूरा शेल एक बार में निकल जाता है। ये नहीं है, अंदर एलईडी नहीं लगी होती, ऐसा खुला, यहाँ तो खुला रहता है ना। और ये क्या कहते हैं, अंदर एलईडी स्ट्रिप डालते थे लाइट की, और फिर ड्रिल करके तार बाहर निकालते थे, इतना सा काम है। अरे ये बहुत बनाना आसान है, मशीनें चाहिए बस, और दाना चाहिए प्लास्टिक का। और ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या होता है, एक इसका जो मतलब मशीन कुछ इस तरीके से होती है कि ऊपर वाला पार्ट इधर से आ रहा होता है, और पीछे वाला पार्ट इधर से आ रहा होता है, और जॉइंट होकर बाहर निकलता है ऐसे, पता भी नहीं चलेगा कैसे जॉइंट हो रहा है, कहाँ से जॉइंट हो रहा है, जॉइंट होकर बाहर आता है बकायदा। ये मान के चलो, जैसे आप जब आप वो काटते हो, क्या कहते हैं, आप जैसे लकड़ी काटते तो बरूदा बाहर आता है, ऐसी मशीन जब ये काटते तो इसके प्लास्टिक का चूरा ही बाहर आता है, ठीक है ना। वो वेस्ट होता है, और वेस्ट होता है, और विच इज 100% सेलेबल, वो दोबारा बिक जाता है, प्लास्टिक का दाना दोबारा बन जाता है, मतलब प्लास्टिक का भी खत्म ही नहीं होता। तो बता रहे, प्लास्टिक की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है पूरी रिसाइकल बेस्ड है, पूरी रिसाइकल बेस्ड, मतलब 1% भी उनका, मैं मान रहा हूँ कोई भी वेस्ट खराब नहीं होता। या तो बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, या खुद ही मशीन लगा के रीयूज कर लेंगे, दाना बना लेंगे। समझ गए मेरी बातों को आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि अब मैंने बोला ना, एक क्रिसमस लाइट बना रहे हैं और एक एलईडी फिक्सचर्स बना रहे हैं, वो है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो दोनों प्रोडक्ट अपने आप में आइडेंटिकल है, सेम तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। तो हमें दोनों यूनिट की कॉस्ट अलग अलग पता होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोसेस, ये यूनिट कॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि अगर कंपनी कोई मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है और सारे प्रोडक्ट अपने आप में आइडेंटिकल हैं, तो कंपनी को क्या होना चाहिए, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग पता होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट पर यूनिट पता होना चाहिए हर यूनिट का, हर प्रोडक्शन का। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, बोलो आइए ना। तो आ जाओ, तुम्हारी किताबों के अंदर जो इसकी डेफिनेशन लिखी है तुम्हारे आईसीआई के मॉड्यूल में, वही लिखी हुई है, लिख लेते हैं इसे हम। लिखिए, यूनिट कॉस्टिंग is that method
is that method of costing where the output produce is, जो भी आप आउटपुट निकालो वो आइडेंटिकल है एंड ईच यूनिट ऑफ आउटपुट आइडेंटिकल कॉस्ट, और उससे अपनी अलग कॉस्ट चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? अगर देखा जाए तो एक ही प्रोडक्शन हाउस में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल है ना, तो हमें इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकालनी जरूरी है, अलग अलग, आप मिक्स नहीं कर सकते। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो कौन सा है? आइडेंटिकल और आइडेंटिकल कॉस्ट। समझ गए? आप इसके अंदर प्रोसेस की बात भी कर सकते हो, या फिर अगर कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी बात भी आप यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर ही है? ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी? बैच कॉस्टिंग की। देखो अगर मैं बैच कॉस्टिंग की बात करूंगा तो थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें मैं। जैसे अगर तुम किसी भी बड़ी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट लोगे, एग्जांपल के तौर पर एक बार देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट रुको ना। चलो मुझे तो अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे कुछ नज़र है नहीं, इसका डब्बा नहीं है ना मेरे पास, कंपनी नहीं देखनी। हाँ वैसे इसमें डला हुआ होगा, गारंटी डला हुआ होगा बेसिकली, लेकिन इसमें बैच नंबर के नाम से नहीं लिखा हुआ। कभी तुम देखोगे ना किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे बैच नंबर लिखा होता है ना? हाँ मतलब सब बैच नंबर लिख देते हैं तो फॉर्मेलिटी, लेकिन कई कंपनी बैच के बेस पर कॉस्टिंग करती हैं। बैच का मतलब है लॉट कॉस्टिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी माउस बना रही है तो एक बार में कितने माउस बन रहे हैं, मतलब कंपनी कितने का लॉट लेके चलती है एक बार में। जैसे 1000 के लॉट निकालना है तो कंपनी 1000 के बैच बना रही है, और हर एक सिंगल बैच की कंपनी क्या करेगी? कॉस्टिंग करेगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? बैच कॉस्टिंग। मतलब कंपनी एक तरीके से क्या कर रही है देखो अभी तुम्हें ना, हाँ देखो बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना हरित ने एक सवाल पूछा कि भैया एक बात, मतलब सर एक बात बताओ, इसमें मतलब इससे मिल क्या रहा है कुल मिलाकर, कि भाई मैं यूनिट पे जा रहा हूँ, मैं बैच पे जा रहा हूँ। ये सब अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग मेथड है। एक्चुअली क्या है कि कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये कह लो कि एक ऐसा सिस्टम है, ये सब जितना डेप्थ में लेके जाना चाह सकते हो उतना लेके जा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कंपनी किस बेस पे काम कर रही है। जैसे अगर मान के चलो कोई कंपनी बैच वाइज निकालती है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बैच कॉस्टिंग करें, वहां पर हम हर बैच पे कॉस्टिंग निकालें। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कि आपकी एक बैच पे क्या कॉस्ट आ रही है, वो ऑब्वियस बात है ना। फिर पहले आपने बैच का निकाल दिया और बैच की यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिक आपकी। आप समझ गए? हाँ ऑब्वियस बात है, वो डेप्थ है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो डेप्थ है आपका, कि आप अगर आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक बार प्रोसेस, अगर पूरी प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ बैचेस कितने बनाए हैं, या कितने नंबर ऑफ बैचेस का प्रोसेस देख रहे हो आप। इसलिए ही नहीं है, आपको ये देखना जरूरी है कि उस प्रोसेस में कितने बैच कवर हो रहे हैं। ये वाली बात होती है। मतलब आप ये समझ के चलो कि आप अपनी कॉस्टिंग को जितना बारीकी में लेके जा सकते हो उतना बारीकी में लेके जा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, किसी भी चीज की कॉस्टिंग ऊपर ऊपर तक कभी भी नहीं होती। हमेशा याद रखना कि बारीकी में जाना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो आपको उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा, और जड़ का मतलब बिल्कुल बारीकी में निकल जाओ। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बिल्कुल बारीकी में चले जाओ, ये कहने का मतलब मेरा ये है। देखो यूनिट की कॉस्ट निकालना ऊपर ऊपर से भी होता है,
अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करके चलूँ, जैसे जब कोई कॉस्ट ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट के अंदर टेक्निकली जो मेन मोटो हमारा यही होता है कि सामने वाली कंपनी को ये रिपोर्ट करना है कि भाई तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट ये आ रही है, और तुम्हारा पर यूनिट सेलिंग प्राइस ये है, और तुम मार्जिन तुम्हारा ये प्रॉफिट है या ये लॉस है। उसमें हर तरह की कॉस्ट को हम बांट देते हैं, चाहे वो उनकी प्राइम कॉस्ट हो, चाहे वो फैक्ट्री कॉस्ट हो, चाहे वो एडमिन कॉस्ट हो, चाहे वो S&D की कॉस्ट हो, हर कॉस्ट को बांट देते हैं। बस समझना। अब सवाल ये है कि जैसे अगर कई कंपनियां क्या करती है, बहुत मोटा मोटा रिकॉर्ड रखती हैं, मतलब बहुत बारीकी में रिकॉर्ड नहीं रखती है, क्योंकि आपको मैंने इतनी बात बताई थी कि कॉस्ट ऑडिट डिपेंड करती है कि सामने वाला बंदा हमें डेटा क्या दे रहा है। जितना ज़्यादा वो हमें डेटा देगा उतना अच्छा हम ऑडिट कर पाएंगे, और जितना वो हमें स्कैटर्ड डेटा देगा, कम डेटा देगा, हम उसको भी मोटी मोटी बातें देखनी पड़ेंगी। समझ गए? एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी कहानी को आराम दूंगा यहाँ पर मैं, ये तो कहानी बताने को बहुत बड़ी है ये, क्योंकि ऑडिट कोई एक दिन का खेल या 10 मिनट की बात तो होती नहीं, ऑडिट का मतलब कई दिन होते हैं। अब समझ रहे हैं? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि छोटा सा एग्जांपल है कि एक कंपनी ने ना रेंट लगा रखा था, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी ने 32 लाख का रेंट पे कर रखा है, मतलब रिलेटेड पार्टी के अंदर, है ना, रेंट पे कर रखा है 32 लाख रुपए का। मेरी बात क्लियर हो गई? अब उस 32 लाख में उनका वो स्टाफ भी बैठा हुआ है जो एडमिन काम करता है, मतलब जैसे अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कैशियर बैठा हुआ है ना, या फिर उनके जो बॉस है, मतलब मालिक है फैक्ट्री का, उसका अपना कैबिन बना हुआ है, मतलब उनका एडमिन वाला स्टाफ भी बैठा हुआ है उस स्पेस में। उनकी वर्कशॉप्स भी हैं, वर्कशॉप का मतलब ये हो गया फैक्ट्री वाला, प्रोडक्शन हाउस भी है, समझ गए? उनका स्टोर डिपार्टमेंट भी खुला हुआ है, मतलब जहाँ पर वो माल को बना के अपने स्टोर करते, वेयर हाउस है ना, स्टोर के अंदर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? हाँ ये ना, क्लियर है? अब रेंट, अगर मैं एक बात बोलूं बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पे जो उन्होंने तो मुझे टैली के अंदर रेंट दिखाते 32 लाख रुपए रेंट दिखा दिया उन्होंने मुझे, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन टेक्निकली अगर मैं बारीकी में, अब मैं बारीकी में जा रहा हूँ कि भाई आप ये बताओ कितने एरिया में आपका ऑफिस है, कितने एरिया में आपका प्रोडक्शन है, मैं तो एरिया पकड़ लूंगा, और कितने एरिया में आपने वेयर हाउस बनाया, और कितने एरिया में आपका स्टोर डिपार्टमेंट है, मुझे 4 चीजें बता दो, और बारीकी में मैं जा ही नहीं रहा। उनके पास एरिया ही नहीं है, नापना पड़ेगा। अब नापने तो जाएंगे नहीं हम भाई, ला फर थर बुक क्या क्या होता है, इंची टेप ला पे ला, नापे सर कितना स्क्वायर फीट आ रहा है एरिया, नापने तो जाएंगे नहीं। अब कंपनी कहेगी हाँ देखो सर, कंपनी के 1/3 एरिया में हमारा ऑफिस है, 2/3 में ये है, बाकी ऐसे ऐसे है, समझ गए? तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये रेंट जो है ना ऐसे बटेगा, समझ गए? अब जो फिनिश गुड्स है वहां का जो रेंट है वो क्यों है? सेलिंग के लिए होगा, है ना, स्टोर डिपार्टमेंट का होगा वो फैक्ट्री के अंदर चला जाएगा, है ना, ऑफिस वाला होगा तो वो एडमिन में चला जाएगा, और प्रोडक्शन हाउस का जो रेंट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना, तो बाइफिकेशन हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ मतलब एक अगर तुम्हारे दिमाग में कॉस्ट शीट हो तो कुछ कॉस्ट, कुछ रेंट, वही सिंगल रेंट, वही सिंगल 32 लाख की अमाउंट क्या हो जाएगी, बाइफिकेट हो जाएगी पूरी कॉस्ट शीट में ऊपर नीचे। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों करेंगे हम, जिसे हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आती है हमारी? फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। सही बात है, ही नहीं है? लेकिन अगर मैं सारा रेंट ही फैक्ट्री में डाल दूंगा, अब उन्होंने मुझे एरिया नहीं बताया, लेकिन मेजर एरिया में क्या है, फैक्ट्री है, तो मेरी मजबूरी है कि पूरे रेंट को क्या मानना, फैक्ट्री ओवरहेड मानना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगी, बारीकी कम हो गई, नहीं हो गई? आए ना? और पूरा किस पे डिपेंड हुआ? डेटा पे। डेटा क्या है मेरे पास, समझ गए? कहानी क्लियर हुई? यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम कहोगे इससे मिल क्या रहा है, यूनिट कॉस्टिंग बिल है, प्रोसेस बिल है, बैच बिल है, आप अलग अलग चीजें बताए जा रहे हो, मकसद तो एक ही है ना, टू फाइंड आउट कॉस्ट। मकसद है कि टू फाइंड आउट कॉस्ट, क्योंकि आप जितनी कॉस्ट को तोड़ दोगे उतना आप कंट्रोलिंग पे आ जाओगे, ये मान के चलो। ठीक है, बोलो क्या सवाल है? कनेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है कनेक्टेड। एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना कि क्या ये क्या चल रहा है, फिर तुम निकाले चले जाओगे। होता यही है, इनिशियली समय लगता है डेटा समझने में, जब एक बार डेटा क्लियर हो जाता है फिर आप अपनी वर्किंग करना शुरू कर देते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था अपनी वर्किंग्स को थोड़ा बहुत, तो
यही होता है, जब डेटा समझने वाली बात होती है यहाँ पे ये होता है। बट डेटा की क्लैरिटी आनी बहुत ज़्यादा जरूरी। दिस इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो बैच का मतलब ये है, आज जो लिखते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे? बैच कॉस्टिंग is a type of specific order costing. ठीक है, टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स। लॉट समझ गए ना? नॉन एज ये मतलब पता है यहाँ पे ना एक पॉइंट ना कहीं इन्होंने जॉब कॉस्टिंग जैसा दे दिया। कैसा पॉइंट देते, मतलब रिलेटेबल कर दिया थोड़ा सा, किससे? जॉब कॉस्टिंग से। समझ गए? थोड़ा इन्होंने रिलेटेबल बना दिया जॉब कॉस्टिंग से। अभी जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये किताब है बेसिकली, मान लो ये किताब है और मान लो ये भी किताब है। ऑब्वियस बात है ये मेरा अपना मॉड्यूल है बनाया हुआ, और ये ऑब्वियस बात है क्या है? आईसीआई का मॉड्यूल है उनका बनाया हुआ। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, मान लेते हैं आईसीआई ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो मैंने तो नहीं लगा रखी अपनी प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि ऑब्वियस ही बात है ये किताब को बनाने के लिए मैं काम किसी और को दूंगा ना, आए ना? यानी कि वो जो दूसरा बंदा है वो मेरे लिए काम कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड जॉब। वो मेरे लिए जॉब कर रहा है, आए ना? कि भाई जॉब आई है काम कर। कहीं आपने कई जगह देखा होगा, भाई वो जॉब हो गई, भाई वो विवेक जी की जॉब हो गई। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब जो विवेक जी ने काम किया था वो काम कर दिया। ऐसा कई बार वर्डिंग तुमने सुनी होगी कई प्रोडक्शन हाउसेज में वगैरह, ठीक है ना? तो यानी कि वो मेरे लिए जॉब कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है। बोलो हाँ ये ना? तो ऑब्वियसली बात है जो बंदा ये किताब बनाएगा उसका एक तरीके से मतलब जो ऊपर का लगभग 300 जीएसएम का पेज लगा रखा है इसने, कार्ड शीट लगा रखी है, ठीक है ना? ऊपर लेमिनेट कर रखा है, उसकी इंक की भी कॉस्ट आ रही है, मशीन का डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, उसका पेपर की कॉस्ट आ रही है उसकी, हाँ है ना? फिर उसका ऑब्वियस बात है यहाँ पे वो गमिंग लगाएगा, बाइंडिंग भी करेगा, सीलेगा, या फिर अपना एक तरीके से स्टेपलर लगा देगा, वोट उसकी कॉस्टिंग है ही नहीं है। तो दैट मीन्स वो सामने वाला जो प्रोडक्शन है वो मेरे को एक कॉस्ट बताएगा विच इज कॉल्ड जॉब कॉस्ट। आया समझ में नहीं आया? कि सर मैंने आपके लिए 500 किताबें छापी है, सर मैंने आपके लिए 1000 किताबें छापी है, सर मैंने आपके लिए 2000 किताबें छापी है, उसका ये जॉब कॉस्ट। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इतनी कॉस्टिंग है, मैं उतना पैसा से पकड़ा दूँ। मेरी बात क्लियर हो गई? आइए ना? तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि हम किसी के लिए एज अ जॉब काम कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब हम क्या करते हैं, खुद के लिए भी काम करते हैं और दूसरों के लिए भी काम कर देते हैं। हमारे पास क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेज है। आया समझ में नहीं आया? तो जो दूसरा बंदा हमारे पास आएगा हम उसे उसके काम की लागत बताएंगे, बेसिकली जॉब कॉस्टिंग। भाई तेरे काम करने में कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितना डेप्थ लगा, कितने ओवरहेड लगे, सारी चीजें ऐड ऑन करके हम बता देंगे। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? ले में लैंग्वेज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग तो कनेक्ट कर दिया इन्होंने बैच कॉस्टिंग पे। अब मैंने बोला जैसे मान लो आईसीआई है, आईसीआई का अपना मॉड्यूल है बेसिकली, ठीक है ना? लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई आईसीआई ने अपना प्रोडक्ट, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन मान लेते हैं कि आईसीआई ने अपना प्रोडक्शन हाउस बना रखा है, खुद की मशीनें लगा रखी है, खुद की लेबर लगा रखी है ना? और आईसीआई के प्रोडक्ट वाले कि भाई ये जो किताबें छपेंगी ये हजार के लॉट में छपेंगी। कितने में? हजार के लॉट में छपेंगी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो मतलब ऐसा मान के चलो, ऐसा मान लो, कर नहीं रहे, ऐसा मान लो कि जैसे आईसीआई किसी और के लिए छाप रहा है 1000 किताबें। समझ गए? बिल्कुल जॉब वाली कनेक्टिविटी आ रही है। जॉब नहीं है लेकिन जॉब जैसे कनेक्टिविटी है कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए 1000 किताबों के लिए हमें कॉस्ट निकाल के देते, ऐसे ऐसे क्या करिए अपने लिए जॉब कर रही है और अपनी 1000 किताबों की कॉस्टिंग, हर 1000 किताबों की कॉस्टिंग अलग अलग निकाल रही है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब वही कनेक्ट होगी जॉब कॉस्टिंग से, वेयर आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग है प्री डिटरमाइंड लॉट, मतलब पहले से डिसाइड कर लेते हैं कितने कितने लॉट में और मिनिमम इतनी क्वांटिटी में छापेंगे। समझ गए? ठीक है? नॉन एज बैच, हर बैच में कॉस्ट कितनी आ रही है,
फिर उसमें पता लग जाएगा हर बैच में हर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ये पता लग जाता है बकायदा। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा और बारीकी में जाओ, बारीकी बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि ISI ने जब ये बुक छापी तो ये पेपर लगाया, मान लो, क्लियर ही नहीं है, ये पेपर लगाया और पेपर जो आ रहा था मान के चलो ये 500 रुपये का आ रहा था जब 1000 किताबें छपी, आए ना, क्लियर ही नहीं है। लेकिन जब ISI ने दूसरा लॉट डाला ना 1000 का, तभी पेपर जब जो पेपर लगा वो 600 रुपये वाला लगा। ओके, कैसे लग गया? फीफो फीफो मेथड इन्वेंट्री आ जाओ। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर 500 वाला माल आया, फिर 600 वाला माल भी आया, तो पहले यूज में कौन सा गया? 500 वाला, फिर यूज में कितना गया? 600 वाला। तो पहले बैच में 500 रुपए का मटेरियल लग रहा है, दूसरे बैच में 600 का मटेरियल लग रहा है, कॉस्टिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हर 1000 यूनिट पर हमारी कॉस्टिंग क्या हो रही है? डिफर हो रही है, पर यूनिट अलग आ रहा है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? क्लियर ही है? और अगर मोटी मोटी कहानी करनी है तो ये तो बैच बता दिया मैंने, और मोटी मोटी कहानी क्या होती है? कितना माल लगाया, कितना माल बनाया, पूरे साल भर का डिवाइड कर निकाल, दिस इज कॉल्ड यूनिट कॉस्टिंग। अंतर समझ में आ रहा है? आगे ना, वो बात अलग है कि हाँ सब चीजें कनेक्टेड तो है ही। आया समझ में आई मेरी बात पकड़ पा रहे हो ना? क्लियर है? बढ़िया। देखो इसमें ना तुम्हें मेनली इसमें जो आता है, जो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें तुम फाइंड करते हो EBQ। क्या फाइंड करते हो? EBQ। ये क्या भैया EBQ? इसे कहते हैं इकोनॉमिक बैच। कुछ कुछ याद आ रहा है ये क्या है? ओहो हाँ हाँ, ये तो वही है, EOQ की तरह ही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये EOQ की तरह ही है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो भी ऐसा ही है। अगर मैं इसके बारे में लिखवाने बैठूं तो ये EOQ की तरह ही है। क्या लिखेंगे? EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज द साइज। जैसे मैंने ये बोला था ना कि ऐसे 1000 की लॉट बना रही है, तो ये 1000 यूनिट का लॉट कैसे डिसाइड हुआ? वो डिसाइड करें EBQ से कि मैं कितना लॉट बनाऊं कि मेरी कॉस्ट से मिनिमम आए, कम से कम आए। समझ गए? क्या लिखा है? EBQ इज अ साइज ऑफ अ बैच, मतलब बैच साइज वेयर टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप कॉस्ट मतलब मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट, एंड होल्डिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम। ठीक है? हेलो, हाँ, कौन सी डेट थी? भाई मेरे अकॉर्डिंग देखो क्यों होनी चाहिए। तेरे को कहाँ बता रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या बताना है? मैं तो फिर पूछ के बता पाऊंगा ना। अभी एक्चुअली वहां पर कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं करी है मैंने, तो फिर मैं किस बेस पे जवाब दूंगा तेरे को? ये बता मुझे। तू डाल दे ना, अब बच्चे लेंगे तो करा लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं कराने के। हम्म 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 हम्म। ठीक है। ठीक है, बात हो गई। कौन करेगा वहां पर?
अच्छा, हम्म, ठीक है। बिल्कुल सेम है, इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही है। देखो यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर जो एक्चुअली कहते हैं कि अगर तुम जितने नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाओगे तो तुम्हें हर बैच के बाद क्या करना पड़ेगा, मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। तो दैट मीन अगर तुम्हारे नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे तो फिर बाद तुम्हारे नंबर ऑफ सेटअप भी बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ सेटअप बढ़ जाएंगे तो तुम्हारी सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट ये ध्यान रखना, अगर तुम ज्यादा माल निकालोगे, अब दिमाग लगाना, अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी निकालोगे और मतलब अगर एक बैच बड़ा लेके चलोगे बेसिकली, तो बैच में क्या होगा, तुम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन ज्यादा करने से होगा तुम्हारे नंबर ऑफ सेटअप तो कम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते बहुत लेमन एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ही ऐसा मान के चलो कि हमारी जो एनुअल डिमांड है, जिसे हम डी कह रहे हैं, हमें 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन चाहिए। अब मैं बैच 10,000 का भी ले सकता हूँ, बैच 5,000 का भी ले सकता हूँ, बैच 2,000 का भी ले सकता हूँ, बैच 20,000 का भी ले सकता हूँ। लेकिन तुम दिमाग लगाओ, अगर मान लो अगर मैं बैच जो है अपनी मर्जी से कितना ले लूं, 20,000 यूनिट का ले लूं, तो मुझे साल भर में कितने नंबर ऑफ बैच देने पड़ेंगे, 5। समझ में आ गया होगा आपको। और इसी 5 के मतलब 5 बार मेरी मशीन क्या होगी, सेटअप। तो सेटअप कॉस्ट मेरी ये आएगी, बोलो हाँ ये ना, सेटअप कॉस्ट, नंबर ऑफ बैच कम है तो सेटअप कॉस्ट भी कम है। लेकिन तुमने क्वांटिटी तो ज्यादा प्रोड्यूस कर दी। अब तुमने क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर दी तो तुम्हारी कौन सी कॉस्ट आ गई, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, ये तुमने यूक्यू में समझा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। हाँ ये ना, एक बढ़ेगी घटेगी, घटेगी एक बढ़ेगी। तो ये वाली वो पॉइंट है कि भाई इन दोनों कॉस्ट में क्या है, इन दोनों कॉस्ट में कौन सी रिलेशनशिप है, इनवर्स। एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो ईओक्यू क्या होता था कि जहां पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट कर जाती थी, मतलब बराबर हो जाती थी। मिनिमम दो बातें थी, मिनिमम भी हो जाती थी और बराबर हो जाती थी। तो ये सेम पॉइंट यहां पर भी, ईबीक्यू एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमम भी हो जाती है और बराबर हो जाती है। मतलब तुम्हें पता लग जाता है कि अगर तुम इतनी क्वांटिटी एक लॉट में बनाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट कम से कम आएगी। आया समझ में, नहीं आया, और कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम आएगी। क्लियर मेरी बात, ये एक पॉइंट यहाँ पर आके अटकता है बस। ये एक नॉर्मल बताने वाला है, बाकी तो इसमें डिफरेंस है जॉब और बैच में। जॉब और बैच में, तब जॉब कॉस्टिंग बताऊंगा तब जॉब और बैच का डिफरेंस भी बता दूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई, आया। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। हालांकि तुमने बात मुझसे बहुत ज्यादा करवा दी, मतलब किताबी ज्ञान के अलावा कुछ कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं वाली बातें। ठीक है, बट इतनी बातें कोई मुझे पता है ना, बोलता ही नहीं है कोई टीचर, बोलेगा भी कैसे। किताबी ज्ञान में और प्रैक्टिकल में तो अंतर आता है ना। इलस्ट्रेशन 1 पढ़ना, देखो तुम्हें समझ में आएगा। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक एंडेड। 28 फरवरी, मतलब तुम्हें 28 फरवरी 4 वीक का तुम्हें डेटा दे रखा है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी दिखा रही है मेरे बच्चे, बोलो फटाफट फटाफट। 4 लाख रुपए। डायरेक्ट वेजेस कितनी दिखा रहे हैं, 2,40,000 रुपए। मशीन आर वर्क, मशीन ने कितने घंटे काम कर रहा है, बोलो 3200 घंटे। मशीन के घंटे का रेट कितना, 40। तुम्हें मैंने ओवरहेड पढ़ाया है, और मशीन ओवरहेड कहाँ पढ़ा था हमने, मशीन आर रेट कहाँ पढ़ा था, ओवरहेड में। और वहां पर मैंने क्या समझा था कि मशीन के 1 घंटे में हमारा क्या ओवरहेड आ रहा है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरहेड पता लगेंगे नहीं लगेंगे। तो 1 घंटे का ओवरहेड 40 रुपए है, और 3200 घंटे का मुझे ओवरहेड पता लग जाएगा, समझ में। और ये दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। और बढ़िया। ऑफिस ऑफिस ओवरहेड कितने, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कब आती है, जब प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। आया समझ में, नहीं आया। उसके बाद क्या ऐड करते हो, सेलिंग ओवरहेड 20 रुपए पर यूनिट। ये 20 रुपए पर यूनिट किस पे लगाओगे, जो यूनिट तुमने सेल करी है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, बनाई भी तुमने 10,000 है और बेचे भी तुमने 10,000 है, मतलब कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर वीक। कितना आसान है, आसान है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। देखो ना, तुम्हें ये दिखा दूंगा। देखो
तुम्हें रॉ मटेरियल कंजम्पशन बता दी 4 लाख की, डायरेक्ट वेजेस बता दिए 240 के, टाइम कॉस्ट आ गई ऐड करके, फिर मशीन जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे, आ जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट, इसका 10% लगाया तो क्या हो गया ऑफिस ओवरहेड, इसके बाद तुमने क्या करा सेलिंग ओवरहेड लगाए, 10,000 यूनिट बनाई थी 10,000 बेची तुमने, तो 10,000 इंटू 20 ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया ना, ये तुम्हारी सेल वैल्यू है, कैसे 120 रुपये दे रखा था, तो 10,000 इंटू 120 12 लाख, इन दोनों को जो डिफरेंस है वो क्या आ गई प्रॉफिट, इसी को इन्होंने 10,000 से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट आता चला गया, तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट 104 रुपये बैठ रही है, बेच हम 120 से कर रहे हैं, 15.52 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, यही चाहिए था इन्हें, पर यूनिट भी दे दिया और ओवरऑल भी बता दिया तुमने प्रॉफिट, आया समझ में नहीं आया, क्या कुछ अलग था इसमें, करके दिखाना अपने हाथों से तो बताओ, इलस्ट्रेशन है, मैंने क्या बोला ये एक चैप्टर फॉर्मेलिटी वाला, ठीक है ना, अगर मैंने क्या बोला था इस कराते वक्त, अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी तुम कर सकते हो ये चैप्टर, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा हमारे लिए ये हुआ कि एटलीस्ट हमने इसका ये वाला पार्ट पढ़ा करा, ये हमारे लिए अच्छा है बेसिकली, समझिए मेरी बात। इलस्ट्रेशन 2 देखना बेटा क्या लिखा है, आर्था फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3,000 पर वीक ऑफ 48, मतलब कंपनी की कैपेसिटी 3,000 यूनिट की है हर वीक की, और एक वीक में कितने घंटे, 48 घंटे में वो 3,000 यूनिट बना सकते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव वीक, 3 वीक का डेटा दे रखा है तुम्हें, ठीक है ना, और आउटपुट का डेटा दे रखा है तुम्हें, 1 2 3 वीक है, आपने हर वीक में इतनी यूनिट मैन्युफैक्चर करी है, कैपेसिटी 3,000 की, बट आपने 1,200 1,600 और 1,800 बनाई है, ये आपका मटेरियल है ओवरऑल, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है ओवरऑल, और ये आपका सॉरी डायरेक्ट वेजेस है, और आपका ये हर वीक का अलग अलग बता दिया आपको, बात क्लियर हो गई। फिर क्या लिखा है, assuming that the company charge a profit 20% on selling price, कंपनी कितना मार्जिन लेती है किसका सेलिंग प्राइस का, सेल का 20%, सेल का मतलब हो गया 1/5, मतलब 1/5 सेल का हो गया ना, 1/4 कॉस्ट का हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2,000, कह रहे कि भैया आप ये बता दो कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दो अगर वीकली आउटपुट कितना हो 2,000, अभी क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है ये समझना, देखो एक काम करते हैं, ठीक है बात समझते हैं, देखो इसमें हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है लिटिल बिट कनेक्टेड, ये चीजें बताता हूं मैं वहां पर मार्जिनल में, ठीक है, इधर समझना सारे बच्चे, सारे चलो कैलकुलेटर हाथ में नहीं है तो हाथ में ले लो, सारे बच्चे निकालो कैलकुलेटर, निकाल लिया, देखो अगर मैं 9,000 को, देखो 9,000 को डिवाइड करो 1,200 से, जरा करो फटाफट से, 7.5 ये यार, ऐसे 12,000 को डिवाइड करो 1,600 से, ऐसे 13,500 को डिवाइड करो 1,800 से, सेम, अच्छा इसे डिवाइड करो 3 रुपये आ रहा है, 16 48 18 54 3 रुपये आ रहा है, आप समझ रहे हो। देखो एक चीज याद रखना, और चाहो तो नोट्स में बना लिख भी सकते हो, नहीं तो वैसे मैं बता ही दूंगा, अगर तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है दैट मींस कॉस्ट वेरिएबल है, कॉस्ट क्या है वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का जो नेचर होता है ना वो ये होता है जो पर यूनिट सेम होती है बट ओवरऑल बदलती है, पर यूनिट एग्जाम्पल दो ना, 1,200 यूनिट थी, एक यूनिट में कितना कितना बेचेस है 3, तो 1,200 में कितने होंगे 36, ठीक है 1,600 में कितनी होगी, वेरिएबल का नेचर ही यही होता है भाई, अगर देखो आप 1,200 यूनिट बना रहे हो 1,600 बना रहे हो 1,800 बना रहे हो, जब डिवाइड करो तो आपको क्या आ रहा है 3 रुपये आ रहा है ना, फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, तुम कितनी बना लो, अगर मान लो यहाँ पे 10 10 10 लिखा होता तो 500 बना तो भी 10 है, 100 बना तो भी 10 है, 18 बना तो भी 10 है, तो वो फिक्स हो जाती, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है वो ओवरऑल सेम होती है बट पर यूनिट बदलती है, क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं लिख देता हूं तुम्हारे नोट्स में, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या लिखता हूं स्वभाव, सही है ना, इसका स्वभाव
भैया वेरिएबल कॉस्ट का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, बोलो बड़ा पड़ता है कि पर यूनिट वो हमेशा सेम आएगी, पर यूनिट सेम, और वो बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो बदलेगी, ओवरऑल ओवरऑल क्या करती है वो, वेरी। लेकिन फिक्स कॉस्ट का स्वभाव क्या होता है, ओवरऑल सेम रहती है, वो टोटल बेसिस पे सेम रहती है, बट अगर तुम मुझे पर यूनिट में डालोगे तो वेरी कर जाएगी। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है? ये बात मेरी डाइजेस्ट हो रही नहीं हो रही, पहले ये बता दूं, हो रही नहीं हो रही है? जैसे एग्जांपल देता हूं, ले लो भैया एग्जांपल, क्या दिक्कत है, पैसा दिया है अगर तुम 1000 यूनिट लगा रहे हो और तुम्हारा जो मटेरियल है वो 5 रुपए है, तो ऑब्वियस बात है मटेरियल की कॉस्ट 5 रुपये रहेगी, 5000, और 2000 बना रहे हो तो 10,000। तो आपने देख रहा होगा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, समझ गए? बट ओवरऑल क्या हो गई, चेंज, टोटल पे चेंज हो गई, बट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर मैं बोलूं रेंट, मैं रेंट 10,000 ही देता हूं, मैं कितनी यूनिट बना लूं रेंट मेरा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? और अगर मैं इसे यूनिट पर यूनिट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? इस वाले एग्जाम्पल में मैंने 1000 यूनिट बनाई थी, दूसरे में 2000 बनाई थी, तो बताओ ये तो मेरा हो गया पर यूनिट 10 रुपए, और यहाँ पर यूनिट कितना आ जाएगा, तो पर यूनिट क्या कर गई, वेरी, ओवरऑल क्या है वो सेम। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। लेकिन पता क्या है, एक कॉस्ट और होती है जिसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का एक एग्जांपल है, मतलब कॉम्बिनेशन है। क्या ये, इसमें फिक्स भी होती है और वेरिएबल, जैसे तुम्हारे घर में आने वाला बिजली का बिल कंप्लीटली वेरिएबल नहीं होता, कंप्लीटली फिक्स नहीं होता, ऊपर की फिगर फिक्स होती है, नीचे जो आती है वो यूनिट की वो वेरिएबल होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो सेमी वेरिएबल बिल होता है, टेक्निकली में फिक्स वेरिएबल दोनों होता है। अब सेमी वेरिएबल में ना हमें बाइफिकेशन करनी पड़ती है, फिक्स को अलग और वेरिएबल को अलग। लेकिन पहला सवाल आता है कि अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल आता है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ये कौन सेमी वेरिएबल है? अरे समझ जाना, जो फिक्स नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है, वो सेमी वेरिएबल है। कैसे? आ जाओ देखो भैया, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल सेम होती है, क्या ये सेम है? ये सेम तो नहीं है, ये सेम तो, ये सेम नहीं है भैया, बोलो हाँ या ना? यानी कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया। जब पर यूनिट निकाल लेते, चलो अगर पर यूनिट सेम आया तो ये वेरिएबल हो जाएगी। आया सेम ही नहीं आया, निकालना 25 पॉइंट, 2 मिनट दोबारा बोलो, ये आ गया तुम्हारा 25.83, और ये बदल गया ना, 2 मिनट गया यार, ये हैंग हो गया। हाँ जी 25.83, और ये कितना आ गया 625, और फिर कितना आ गया 34 डिवाइडेड बाय 1800। अब बताओ क्या ये पर यूनिट सेम आ रही है? नहीं, इनकी वेरिएबल भी नहीं है। आया समझ नहीं आया? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सेमी वेरिएबल को लेके नोट बना लेना इसके, विच इज नोट सेम, which is not same at per unit and ओवरऑल बेसिस। ना तो पर यूनिट सेम होती और ना ओवरऑल बेसिस पे सेम होती, समझ गए? वो सेमी वेरिएबल है, मतलब इसमें कुछ तो क्या है, फिक्स है, और कुछ क्या है,
वेरिएबल। अब सर इसको तोड़ो, इसे हमें तोड़ना पड़ता है बेटा। इसमें क्या करते हैं, फिक्स को अलग करते हैं और वेरिएबल को अलग करते हैं। मेरी बात क्लियर होगी? कैसे कैसे बताना, पहले तो रटा रटाया फॉर्मूला याद कराता हूँ तुम्हें मैं, जो करवाते हैं सब, कि एक तरीके से सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे अलग की जाती है। फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट, बोलो, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। समझ गए? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, समझ गए? अब जैसे मैं अपने एग्जांपल की बात करता हूँ, कोई भी 2 वीक पकड़ लो, 1 2 पकड़ लो, 2 3 पकड़ लो, 1 3 मत पकड़ना, 3 में पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 2 3 1 3 कुछ भी पकड़ लो, पकड़ना तुम्हें डेटा 2 ही पकड़ने पड़ेंगे, 3 डेटा नहीं ले सकते तुम। इसमें बताओ चेंज इन कॉस्ट कितनी आ रही है, 2000, और चेंज इन यूनिट कितनी है, 400। समझ गए? क्लियर है ना? तो बताना बेटे जरा, 33,000 माइनस ये आ गया हमारी चेंज इन कॉस्ट, तो ये था हमारा 1600 माइनस 1200, तो लाला जी ये कितना आ गया, 2000 डिवाइडेड बाय 400। बेटा कितना निकल गया, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। समझ गए? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड के केस में समझ गए। और फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, ये खाली वेरिएबल वाला पोर्शन आया है हमारा। अब थोड़ा समझे हम इसको, अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की, तो रेटा रेटा फॉर्मूला बता दिया, हालांकि समझने वाले समझ भी जाते हैं बच्चे। भाई दिमाग लगाओ, फिक्स वाला जो पोर्शन है वो इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स है, यानी कि इनमें जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल की वजह से तो चेंज हो रहा है। भाई मान लो अगर फिक्स कॉस्ट मेरी एक्स है, तो एक्स इसके अंदर भी इंक्लूड है और एक्स इसके अंदर भी इंक्लूड है, सही बात ही नहीं है? तो ये जो चेंज आ रहा है, अगर माइनस करूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, लेकिन जो बीच का डिफरेंस बचेगा वो तो वेरिएबल ही है। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि एक तरीके से तुम्हारे प्रोडक्शन चेंज होने से तुम्हारी कॉस्ट कितनी चेंज हुई, विच इज कॉल्ड वेरिएबल। बोलो हाँ या ना? तो तुमने 400 का प्रोडक्शन चेंज करा और इतनी कॉस्ट बढ़ गई, तो कौन सी कॉस्ट बढ़ी होगी, वेरिएबल तो बढ़ी होगी। अब समझ में आ गया? दैट्स व्हाई वी फॉलो चेंजिंग कॉस्ट डिवाइडेड चेंज इन यूनिट, कि इतनी यूनिट चेंज होने से इतनी कॉस्ट बढ़ी, यानी कि पर यूनिट इतनी बढ़ी, और जो बढ़ने वाली कॉस्ट होती है वो हमारी वेरिएबल ही होती है, फिक्स तो बढ़ती ही नहीं है ना, उसका तो नेचर ही क्या है, कांस्टेंट है। आया समझ में? नहीं आया? कुछ बोलो, कुछ कहना चाहता था? बस हो गया खत्म कहानी, बाकी तो समझ में आ ही जाता बच्चों को। ये बात समझ में आई नहीं आई? मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई ये जो तुम्हारा चेंज आया, ये चेंज क्या है, ये सिर्फ जस्ट ड्यू टू किसकी वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स रही होगी, फिक्स इसके अंदर भी वही है, फिक्स इसके अंदर भी वही है, तो जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल की वजह से आ रहा है। और ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट, तो यूनिट बढ़ाने से तुम्हारी फिक्स, ये जो कॉस्ट बढ़ गई, जो बढ़ गई होगी वही क्या है, तुम्हारी वेरिएबल है, क्योंकि फिक्स तो रिमेन फिक्स है। आया? आपको तुमसे पूछे कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो मुझे लाला जी क्या बात कर दी, ये तो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट दे रखी होगी, टोटल कॉस्ट का मतलब है सेमी वेरिएबल वाली, उसमें से क्या लेस कर दूं, वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी पकड़ लो इस लेवल, जैसे 1200 वाला लेवल पकड़ो, तो 1200 वाले लेवल पे तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 31,000 है ना, तो यहाँ पे तुम लिखोगे कितना, 31,000 माइनस वेरिएबल कितनी होगी, 1200 इंटू 5, क्योंकि 1 यूनिट 5 है, बेटा कितनी बैठेगी, 12 पंजे 60, कितना बैठ गया, 25,000। आया समझ में? नहीं आया? आप एक काम और कर सकते हो, आप दूसरा लेवल पकड़ लो, एट 1200, एट बताओ कौन सा लूं, एक काम करते वो लेते जो हमने लिया नहीं, 1800 लेते, ठीक है, 1800 आ जाओ, वहां पे कितनी 34,000 है ना, माइनस 1800 इंटू 5, सेम आ रही है ना, आएगी सेम, 18 पंजे 90, आ नहीं 25 है भाई उसे। ये बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ,
कौन सा क्वेश्चन है बेटा हमारा ये? पेज नंबर और क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 273 है। चलो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो मटेरियल वेरिएबल है, वेजेस वेरिएबल है, और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएबल दोनों है ना। और हमें वो डेटा बनाना है 2000 यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने 2000 यूनिट के अकॉर्डिंग मांगा है। तो क्या देखो मटेरियल की मल्टीप्लाई करते हुए 7.5 से, लेबर की मल्टीप्लाई करते 3 से, आगे प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिए। रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। इन्होंने डायरेक्ट अमाउंट निकाल के दे दिए, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, इसी के अंदर फिक्स लिख दो, वेरिएबल लिख दो। फिक्स लिखोगे 25,000 रुपये और वेरिएबल लिख दोगे 5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर ही नहीं है? ये तुम्हारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट लगा दोगे 20% सेल का, 25% कॉस्ट का। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आसान है। इन्होंने ये देखो पूरा बकवासबाजी पेल रही है, ये पूरी जो मैंने समझाई ना इससे भी वही है। आया? क्लियर है? ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अर्नब कन्फेक्शनर्स ऑन अ बेकरी विच इज यूज्ड टू मेक बेकरी आइटम लाइक पेस्ट्री, केक, मफिन्स, है ना। और अर्नब कन्फेक्शनर्स यूज्ड टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट ए टाइम। मतलब एक बार वो 50 यूनिट बनाते, किसी भी चीज बनवा लो 50 आइटम। A customer has given an order for 600 muffins. एक कस्टमर ने 600 का ऑर्डर दिया। To process a batch of 50 muffins, the following cost would be incurred. मतलब कह रहे कि 50 मफिन्स बनाने में ये लागत आती है, इतना मटेरियल इतना वेज, ये बैच की कॉस्ट आ गई। और ये आ गया तुम्हारा ओवन सेटअप कॉस्ट। अब मुझे बताओ 600 मफिन बनाने हैं ऑर्डर पे, है ना, 50 का बैच है हमारा, तो कितने बैच लगाने पड़ेंगे हमें? 12 बैठेंगे हमारे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 तो सेटअप कॉस्ट कितनी बार लगेगी हमारी? 12 बार आए ना। अच्छा ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजिज है वो क्या है? 50 मफिन्स का है, यानी कि एक मफिन का पता लग जाएगा तुम्हें। सही बात ये नहीं है? और 600 से मल्टीप्लाई कर देना। आया? क्या लिखा है? कंपनी एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, वो कितना है? जो तुम्हारा वेजेस आएगा उसका 20% है। कर दो क्या आराम से। ठीक है, लिखा है 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। 10% इज एडेड टू द, जो भी तुम्हारे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 10% ऐड कर देना। किस बात का? S&D एडमिन के नाम के, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना लोगे? 25% ऑफ सेल, मतलब 25%, 1/4 हो गया तुम्हारा सेल का, तो 1/3 हो गया तुम्हारा कॉस्ट का। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मफिन्स। समझ गए? इन्होंने डेटा कैसे बनाया? यहाँ तो कॉस्ट दिखा दी 50 मफिन की, और यहाँ दिखा दी उन्होंने 600 मफिन की। आया समझ नहीं आया? क्लियर है? इसमें चाहो तो तुम एक और भी खोल सकते हो। इन्होंने पर बैच दिखाया, तुम पर यूनिट दिखा दो, फिर एक और फिर टोटल दिखा दो, ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर ही नहीं है? जैसे तुम्हें प्रेजेंटेशन सही लगी, इन्होंने बैच की दिखाई और कॉस्ट निकाल दी टोटल 600 की। ये 50 की मफिन्स की दिखाई और 600 मफिन्स की निकालते चले गए। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा ना? क्लियर है? करे? हाँ जी बेटा, तो इलस्ट्रेशन पर 4 शुरू करते हैं फटाफट से। दो क्या लिखा है? आगे भाई जॉब बैच वाली कहानी कर रहे हैं हम यहाँ पर। जॉबिंग फैक्ट्री, जॉबिंग फैक्ट्री तो मुझे मतलब काम जॉब पे लेती होगी। A jobbing factory has undertaken to supply 200 pieces of component per month. मतलब उनको ना 200 पीस की सप्लाई करनी होती है पर मंथ फॉर द इंश्योरिंग 6 मंथ, ठीक है ना। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल ओवरहेड आर डिवाइड एट अ रेट इक्वल टू द पर लेबर आर। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ओवरहेड को हम मतलब ये तो एक्चुअल ले लेते हैं मटेरियल लेबर तो, लेकिन जो ओवरहेड हम अप्लाइड करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं? एट अ रेट इक्वल टू लेबर पर आवर। मतलब 1 घंटे की जो लेबर होती है उसके अकॉर्डिंग हम ओवरहेड रेट भी लगा देते हैं। द सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज ₹8 पर पीस। मतलब हम जो यूनिट देंगे वो 8 रुपये पर पीस के अकॉर्डिंग देंगे। तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस। जो भी आपको डेटा दिया गया है उसके बेस पर आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट पर पीस निकालना है। ईच बैच, हर बैच का, अदर ईच बैच ऑर्डर, हर बैच के ऑर्डर का, एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर, मतलब 1200 पीसेस। अभी 1200 पीसेस कैसे बने हैं? 200 इंटू 6 महीने की डेटा करा गया है। तो आपको 6 महीने का डेटा दिया गया होगा और हर महीने में क्या करना होता है? 200 पीस की सप्लाई देनी होती है। तो कह रहे हैं 1200 पीस का भी ओवरऑल डेटा बता देना। मतलब वही वाली बात है, 1200 पीस की कॉस्ट बता देनी है, 1200 पीस के ऊपर
6 महीने का प्रॉफिट बता देना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो अगर हम बात करेंगे जो मंथ दे रखे हैं वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दे रखे हैं, जून दे रखा है, मतलब 6 महीने का हमें डेटा दे रखा है। जो बैच का आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 210, 200, 220, 180, 200, 220, मतलब कम या ज्यादा जो भी हो सकता है बैच हमारा। क्लियर ही नहीं है? बट ये सप्लाई कितनी देनी है? 200 की देनी है। तो ऑब्वियस बात है वो आगे एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ कम हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा। फिर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी है यहाँ? 650, अलग अलग 650, 640, 680, 630, 700, 720। डायरेक्ट वेजेस ये एक्चुअल है 120, 140, 150, 140, 150, 160। डायरेक्ट लेबर आर, जो लेबर आर है वो कितने दे रखे हैं इन्होंने? डायरेक्ट लेबर आर 240, 280, 280, 270, 300, 320 लेबर आर है। बात क्लियर होगी? मतलब अगर हम डिवाइड कर देंगे तो लेबर पर आर पता लग जाएगा, और उसी के बेस पर हमें क्या लगाना है? एक तरीके से ओवरहेड अप्लाइड कर देने। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ या ना? ठीक है, अरे क्लियर है? अब देखो आगे क्या लिखा है, अदर डिटेल्स। अदर डिटेल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर। अच्छा सॉरी, यहाँ से पता लगेगा हमें ये टोटल ओवरहेड है, टोटल डायरेक्ट लेबर आर है, तो हमें यहाँ से पता लगेगा ओवरहेड पर लेबर आर, और यहाँ से जो ओवरहेड लेबर आर पता लगेगा वहां पे इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरहेड पता लग जाएंगे, और मटेरियल लेबर और ओवरहेड को जोड़ देंगे जिससे हमें कॉस्ट पता लग जाएगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? सेलिंग प्राइस हमारे पास है ही। अब देखो आंसर शीट समझते हैं। बात क्लियर हो गई? इन्होंने क्या लिखा है? बैच बताओ। 200, 210, 200, 220 ये हमें गिवन है, ये हमारी बैच की क्वांटिटी ये रही, ये हमें गिवन है। वो हमने क्या करा है, ये वर्टिकल गिवन है, हमने हॉरिजॉन्टली डिजाइन कर लिया इसे। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? सेल वैल्यू 8 रुपये पे है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? तो फिर से बात यहाँ क्या होगा, 210 इंटू 8, 200 इंटू 8, 220 इंटू 8, 180 इंटू 8 करके देख लो, एक बार करो कैलकुलेटर चलो फटाफट से, तुम्हें जल्दी क्लियर होगा। एक एक भी समझ जाओगे तो बाकी तो सारी चीज समझ जाओगे, ठीक है ना? और लास्ट में क्या बना चाहिए? टोटल, क्योंकि हमें ओवरऑल पोजीशन भी बतानी है। तो बताओ 210 इंटू 8 क्या 1680 आ रहा है ना? 220 इंटू 8 क्या 1760 आ रहा है। बात खत्म हो जाती है। फिर हमें क्या लेना है? मटेरियल लेबर और ओवरहेड। तो देखो मटेरियल हमें ऑलरेडी दे रखा है, उठा के पेल दिया, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें। लेबर हमें दे रखी है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमें। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो टोटल मटेरियल कॉस्ट पता लग गई, टोटल वेजेस हमें पता लग गई। मेरी बात क्लियर हो गई? नाउ कम्स टू ओवरहेड। अब ओवरहेड कैसे निकला ये हमारा? मैंने बताया था कि क्या करोगे आप, इसे पहले डिवाइड करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं इन्हें डिवाइड करो, इन्हें डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, बताओ कितना निकल कर आएगा? ये भी बताओ है? चलो 2.5, एक दूसरा और बता दो बस। 2.4 बहुत है, ठीक है। 2.5, 2.4। अब इधर देखो, जनवरी में इस वाली जॉब के लिए हमने कितने घंटे लगाए थे? 240 घंटे, और रेट कितना निकाला? 2.5। तो 240 इंटू 2.5 कितना आ रहा है? 600। क्या हो गया? चलो एक काम करते, फरवरी में देखना, फरवरी में कितने लगाए थे? 280 है ना? रेट कितना निकाला तुमने? 2.4। करना जरा मल्टीप्लाई करके देख लिया, 672। सिमिलरली ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अलग अलग रेट निकाल देना, अलग अलग रेट आ जाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या आने वाला है, तुम्हारा ओवरहेड पता लग जाएगा। क्लियर ही नहीं है? तो जब तुम मटेरियल लेबर ओवरहेड को जोड़ दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ऑब्वियस बात है, जब सेल वैल्यू में से टोटल कॉस्ट हटा दोगे, जब सेल वैल्यू में से टोटल कॉस्ट हटा दोगे तो तुम्हें क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। और क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने पर यूनिट पूछा है तो डिवाइडेड बाय पर यूनिट कर देना, मतलब 210 से डिवाइड कर देना, 200 से कर देना, पता लग जाएगा तुम्हें। एक तो तुम्हें, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट भी पूछा है और प्रॉफिट पर यूनिट भी पूछा है। तो कॉस्ट को डिवाइड कर देना यूनिट से और प्रॉफिट को डिवाइड कर देना यूनिट से, तो तुम्हें दोनों यूनिट पता लग जाएगा। आया समझ में नहीं आया? और ये क्या है? एवरेज। ये क्या है? एवरेज, मतलब पूरे 6 महीने के 1200 का, कि भाई एवरेज जो कॉस्ट आ रही है हमारी 7.34 आ रही है 1200 यूनिट की, और एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो हमारा 0.67 के आसपास आ रहा है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? आया? आसान था? कुछ था इसमें? क्लियर है? यहाँ पे ज्यादा कर रहा है। नहीं, पहले ज्यादा दे देखो ऐसा है, तुम कैसे भी कर लो, बात तुम्हारी वैसी ही बैठेगी। अच्छा, इन्हें सेल भी वही कर दी होगी। हाँ, जो भी फाइटर अंडरटेकिंग टू सप्लाई 200 पीस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर इंश्योरिंग 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
every month a batch order is opened against which material labor and book overhead selling price this and from the following data calculate the cost. कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। कहाँ दो जगह ये भी डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं और इसमें भी पर मंथ का 45 कहाँ कहाँ टेबल में डायरेक्ट लेबर आ रही है। ये और ये सही है ये डेटा भाई। ये क्या है ये पूरे महीने का दे दिया तुम्हें। कहाँ लिखा है ये महीने का पर्टिकुलर जॉब के लिए है तभी तो पूरा ले रहे हैं। समझ गए मतलब एक ये क्या है ये हमारे पूरे हमने किसी के लिए भी काम करो अपने लिए किसी और के लिए ये वो है ओवरऑल है। और ये क्या है कि हमें जो पर्टिकुलर बैच देना है ना ये उसके लिए है तभी तो पूरा ले रहे हैं कि हम उस बैच के लिए इतना बनाया है हमने 200 तो पूरा कर रहे हैं ना उसका। ठीक है आ जाओ अब आगे देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था ईबीक्यू वाला इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बताओ क्या मंथली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मंथली डिमांड है प्रोडक्ट की कितनी 500 यूनिट हमें मंथली चाहिए एनुअली चाहिए होती है एनुअली 2 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेटअप कॉस्ट पर बैच ऑब्वियस बात है जितने नंबर ऑफ सेटअप करोगे उतनी सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी। बोलो हाँ ये ना। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम 10% पर एनम ये कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं कितने रुपए बढ़ जाएगी 2 रुपए। डिटरमाइन द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या लिखेंगे फॉर्मूला 2ds अपॉन सी डिमांड तुम्हें वही पता लगेगी 500 × 12 2 तो 2 ही है डी का मतलब डिमांड हो गई एस का मतलब होगी सेटअप कॉस्ट 60 रुपए और कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी 2 रुपए 20 का 10%। आगे कितना यूनिट 600 यूनिट आया सही में नहीं आया अब बोल दो यार। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ फटाफट से क्या लिखा है फटाफट से बोलो। मैसेज केबीसी बियरिंग लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बियरिंग पर एनम टू मैसेज के अच्छा मैसेज केबीसी बियरिंग लिमिटेड है जो कि कमिटेड है सप्लाई करने के लिए 48,000 बियरिंग्स पर एनम साल भर में 48,000 उन्हें बियरिंग्स देनी किसको मैसेज केएमआर को केएमआर फैंस को ऑन अ स्टेडी डेली बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ₹1 पर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ मतलब एक बियरिंग की एक महीने की जो कॉस्ट है वो ₹1 आ रही है होल्डिंग दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट। याद रखना हम जो कैरिंग कॉस्ट लेते हैं वो पर एनम लेते हैं पर एनम लेते हैं बात क्लियर होगी नहीं होगी पर यूनिट पर एनम लेते हैं ये पर यूनिट पर मंथ है तो पर एनम कैसे होगी 12 रुपये होगी बहुत बढ़िया। सेटअप कॉस्ट पर रन फॉर बियरिंग ये सेटअप कॉस्ट है हमारी 3200 रुपये। डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर ऑप्टिमम रन साइज का मतलब है बैच हमें बैच बताना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई 2ds अपॉन सी डी का मतलब डिमांड कितनी है हमारी 48,000 की है ना। सेटअप कॉस्ट कितनी है 3200 और ऑब्वियस बात है कैरिंग कॉस्ट कितनी है 12 मैंने क्लियर कर दिया ना 1 × 12 तो अगर मैं 5060 बनाऊंगा बैच तो मेरी ऑप्टिमम कॉस्ट निकल कर आएगी। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू वो होता है वो टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स वही लिखा हुआ है कि इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रन मतलब 2 बैच के बीच में क्या इंटरवल आने वाला है क्या लिखेंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली बात है पहले नंबर ऑफ बैच निकाल लेंगे भाई ऑब्वियस बात है हमें कितनी डिमांड पूरी करनी है 48,000 और एक बैच में कितना निकालेंगे 5060 तो नंबर ऑफ बैच हमारे लगभग कितने बैठेंगे 10 ये तो कोई बैठेगा नहीं राउंड ऑफ तो कभी होता ही नहीं मतलब सॉरी पॉइंट में तो कभी आएगा ही नहीं राउंड ऑफ कर देंगे। ये ध्यान रखना अगर पॉइंट के बाद 2 भी होगा ना 3 भी होगा तो भी हम क्या कर देंगे 10 ही करेंगे पूरा ही एक बैच चलेगा बोलो क्लियर ही नहीं है तो 10 बैचेस हो जाएंगे हमारे तो इंटरवल कितना बैठेगा हमारा 2 रन इन अ डे मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा 365 दिन है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10 तो यानी कि ऑब्वियस बात है 36 दिन तक हाँ ऑर्डर रिप्लेसमेंट अब रन चलेगा दूसरा मतलब एक जो रन है वो 36 दिन तक चलने वाला है हमारा बात क्लियर होगी नहीं होगी ठीक है। फिर मिनिमम और भी कुछ पूछा इन्होंने अच्छा फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वो तो ऑब्वियस बात है मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है जो भी हमारा ऑर्डर साइज होता है तो उसका आधा यहाँ पे हमारा ऑर्डर साइज मतलब एक देखिए बैच क्वांटिटी कितनी है 5060 उसका आधा और इंटू 12 आया समझ में नहीं आया वो मतलब बिल्कुल डिट्टो वही है जो हमने पहले लगा रखे हैं ये कैरिंग हाँ ईओक्यू वाले
कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे? पूरे साल भर की जो भी हमारा ऑर्डर साइज है उसका आधा मोड, हाँ ऑर्डर साइज का आधा करते थे ना, या बैच क्वांटिटी का आधा कर देना, मतलब बैच क्वांटिटी जो तुम रन करोगे उसका आधा इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। आ गया? समझ में आया नहीं आया? ये बिल्कुल डिट्टो भाई, कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो सेक्शन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अ कंपनी हैज एनुअल डिमांड फॉर सिंगल कस्टमर। याद नहीं आया? तेरे को याद है? नहीं, मैं बता दूंगा, मैं तो लिख के, नहीं यार। मैं तुमको बता देता हूँ ना हम लोग को। पहले बताओ, ये चीज क्लियर है? मुझे बता दो, कोई बात नहीं ना, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है, मुझे ये चीज बतानी है ना। देखो, मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब हम मटेरियल कॉस्टिंग करते थे तो वहां पे सीसी कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता था कि कैरिंग करने की कॉस्ट, और ये कैरिंग कॉस्ट लेते थे हम पर यूनिट पर एनम लेते थे। बोलो हाँ ये ना। यहाँ पर पर यूनिट पर एनम लेंगे, या पर यूनिट पर मंथ दे रखी थी, तो पर एनम करने के लिए क्या करा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 रुपये आ गई। ये एक यूनिट की कॉस्ट है। अगर हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम फॉर्मूला लगाते थे, जो भी हमारा ऑर्डर साइज होता था, ऑर्डर साइज जिसे हम ईओक्यू भी कहते थे, उसका आधा। याद है? मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सारी यूनिट कैरी नहीं करते हैं, उसकी आधी यूनिट कैरी करते हैं, भले हमारा एवरेज निकलता था कुल मिलाकर। क्लियर है नहीं है? और इंटू कर देते थे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। अब यहाँ पे ऑर्डर साइज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर साइज तो नहीं होगा, यहाँ पे बेस्ट साइज होगा। क्या होगा? बेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब बेस्ट साइज हमने कितना निकाला है, 5060 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 12, इसे कर लो, तुम्हारा यही आंसर निकल कर आएगा। बात क्लियर हो गई? देख लो, है ना? अब आया समझ में? यहाँ पर बस सिर्फ टर्मोलॉजी, टर्म्स चेंज करनी है, शब्दों को चेंज करना है। वहां मटेरियल में ऑर्डर साइज था, या तुम बेस्ट साइज बोल दोगे। बात क्लियर हो गई? अरे बोलो ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या लिखा है? अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फॉर अ सिंगल कस्टमर फॉर 50,000 लीटर ऑफ पेंट प्रोडक्ट। देखो, कंपनी की एनुअल डिमांड है फॉर सिंगल कस्टमर के लिए 50,000 लीटर की पेंट के प्रोडक्ट है। द टोटल डिमांड कैन बी मेड अप फॉर अ रेंज ऑफ कलर टू बी प्रोड्यूस इन अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन रन, आफ्टर विच अ सेटअप ऑफ machine will be required to accommodate the color change. The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as single load immediately before production of the next color commences. The setup cost ₹100 per setup. The service is supplied by the outside company. The service is supplied by an outside company required. The holding costs are incurred on rented storage space, which ₹50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम। और हमें हमें यूनिट वाइज चाहिए होती है, ये तो उन्होंने एरिया वाइज बता दिया, स्क्वायर मीटर पर एरिया। हम अब हमें देखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं। तो क्या लिखा है, ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर। आप समझ गए मेरी बातों को? आप मतलब 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर है पर एनम, और एक स्क्वायर मीटर में कितना लीटर पेंट होता है, 250 लीटर। तो अगर मैं 50 को 250 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो कितना निकल कर आएगा, 0.2। ये क्या आ जाएगा, रुपीज पर पर लीटर पर एनम। आया? समझ में नहीं आया? ये बात ही नहीं है, मुझे तो यही चाहिए ना, तो कन्वर्ट कर लिया। ये आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 to 10,000 लीटर इन अ मल्टीपल ऑफ 1,000 लीटर, एंड हेंस चूज द प्रोडक्शन बेस्ट साइज विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट। अब ऑब्वियस बात है, यहाँ पे पूरा ड्रामा फैला हुआ है। इन्होंने बोला कि भैया आपको ना टोटल कॉस्ट बतानी है, जिधर बैच की जो रेंज है वो 4,000 से 10,000 लीटर की चलती है इन अ मल्टीपल ऑफ 1,000 लीटर, एंड चूज द प्रोडक्शन बैच साइज। मतलब हमें बैच साइज क्या लेना चाहिए जिससे कॉस्ट हमारी मिनिमम आए, मतलब ईबीक्यू पूछ लिया इन्होंने आपसे। यूज इकोनॉमिक बैच फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैच साइज विच विल मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। दूसरे में इन्होंने वही ईबीक्यू पूछा हुआ है आपसे, क्लियर ही नहीं है? आया? तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है ना? बढ़ो आगे।
पढ़ लिया? चले चलो, अब देखो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो तुम्हारी रेंज है वो कैसे जाएगी, 4,000 से 10,000 तक की जाएगी। तो प्रोडक्शन बैच साइज, इन्होंने बैच साइज सारे पकड़ लिए, 4 5 6 7 8 9 10। भाई 4 से कम नहीं लेना, मना कर दिया, और 10 से ऊपर नहीं लेना, मना कर दिया। 4 से 10 के बीच में रखना है। तो 4 से 10 के बीच जितने साइज बन रहे हैं, और मल्टीपल ऑफ 1000 बोला हुआ है, तो हमने क्या करा, मल्टीपल 1000, मतलब 4.5 नहीं लेना आपको, 1000 के मल्टीपल में आगे बढ़ना है। मेरे पास समझ गए, ये चीज बोली गई है। तो कभी साढ़े, आप कहोगे 4.5 5.5 भी ले सकते थे, नहीं, 1000 के मल्टीपल में चलो, 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर बात है, हमें एक सिंगल कस्टमर की कितनी डिमांड पूरी करनी है, 50,000 लीटर की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर 50,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, हाँ, तो सेटअप पता लग जाएंगे ना हमें, नंबर ऑफ बैच पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ बैच बताना जरा। यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, अपने समझने के लिए हम लिख लेते हैं। आप क्या करो, 4,000 को 50,000 से डिवाइड करो, सॉरी 50,000 को 4,000 से डिवाइड करो, 12.5, और ये 10, और ये 8.33, और ये 7.14, और ये है और ये, समझ गए। और आपको पता है सेटअप कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है, सेटअप कॉस्ट है 100 रुपीज। तो क्या करा, ऑब्वियस बात है, जितने तुम्हारे बैच बनेंगे उतने तुम्हारे पर बैच सेटअप कॉस्ट आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, समझ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारा बेस्ट साइज है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2, ये निकाला था ना, 0.2 कहां से निकाला, जो भी तुमने ऊपर निकाला था, ये रहा। बात क्लियर हो गई। तुम्हारे यहाँ पे बेस्ट साइज कितना है, 4,000, 4,000 को डिवाइड करो 2 से, 4,000 को डिवाइड करो 2 से, 2,000 इंटू 0.2 400 आ रहा है। ऐसे 5,000 को डिवाइड करो 2 से इंटू 0.2 500 आ रहा है। 6,000 को डिवाइड करो, समझ गए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वहां चल रहे थे, वहां पे क्या कहते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे वही करा हमने, ये एक तरीके ऑर्डरिंग कॉस्ट चल रही है और ये कैरिंग कॉस्ट चल रही है, इनको प्लस करके देख लो, बोलो हाँ ये ना। ये बताओ, ये ज्यादा कम कम फिर कम फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो सबसे लीस्ट कहां पर आ रहा है, यही तो आ रहा है, क्योंकि गिरा 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 फिर बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर एक तरीके से ये दोनों को ऑलमोस्ट बराबर आ रही है और मिनिमम आ रही है। यानी कि हम अगर हम अपना ऑर्डर साइज क्या रखें, सॉरी बेस्ट साइज क्या रखें, तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम से कम आएगी। बात क्लियर होगी नहीं हुई, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, समझ में आई मेरी बात। पूरा मटेरियल वाले ड्रामा चल रहा है, कोई नई बात तो मैं बोल ही नहीं रहा, ठीक है। और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना है, तो भी इनका देखो कितना निकलेगा, 50,000, सेटअप कॉस्ट है 100 रुपए और कैरिंग कॉस्ट है 0.20, ये निकाल के दिए रखा हमने, फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ रहा है, 7,071 लीटर आ रहा है। इस ऑल अबाउट, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना, ये 7,071 आ रहा है, वो 7,000 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है ना एक तरीके से ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 50,000 को डिवाइड करोगे, अच्छा इन्होंने वही बोला है 8 सेटअप लगेंगे। अच्छा, अब इन्होंने ये बताया है कि अगर तुम 7,000 लीटर का लोगे प्रोडक्शन, तो तुम्हारे जो सेटअप लगेंगे वो 7.14 तो आएंगे नहीं। ऊपर तो तुमने कितना ले लिया था, एग्जैक्ट के लिए 7.14 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियस बात है सेटअप 1.4 तो होता नहीं है, होंगे तो 7 होंगे या 8, और अगर पॉइंट में जा रहे तो पूरा 8 कर देना। सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी तुम्हारी 8, एवरेज क्वांटिटी कितनी कैरी करोगे, 7 डिवाइड बाई 2 3500 लीटर, ये 700 आ जाएगा। तो यानी कि एक तरीके देखा जाए तो लगभग लगभग तुम्हारी जो कॉस्ट आएगी वो 1,500 के आसपास आएगी आएगी, समझ गए। अरे आया, बोलो हाँ, ये ना, वही यार बकवास करी हुई है और कुछ नहीं है, आ गया, क्लियर है, आ जाओ। है क्या, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन, इसी का ही है किसी और का है, हाँ इसी का ही है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखो, ये तुमने ये कर लिया है हमने ऐसा। मॉड्यूल के पता नहीं, देख लो एक बार। अरे यार, a customer is ordering 90,000 special design metal column at a rate of 18,000 column per order during the past year. The production cost per unit 2120 for material and 60 rupees for labor and 20 rupees for fixed overhead. It costs 1500 रुपए to set up for one run of 18,000 कॉलम। आप समझिए मेरी बातों को, आप मतलब 90,000 का आपका ऑर्डर है और आप जो साइज लेके चल रहे हो वो 18,000 पर ऑर्डर का लेके चल रहे हो। समझिए मेरी बातों को आप। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी बैठ रही है? वो 5% के आसपास कैरी कर रहे हैं। फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। नहीं, यहाँ पे आपसे ईबीक्यू पूछ लिया है। एक तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हो 18,000 के लेके, एक होता है कि तुम ईबीक्यू लगाओ। अब ईबीक्यू लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 × 90,000 इंटू सेटअप कॉस्ट 1500 को दे रखी है इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? जो भी उसका प्राइस है, प्राइस कितना है तुम्हारा 2120, जो भी उसकी कॉस्ट बैठ रही है 2120 60, कितना हो गया तुम्हारे 2160, 2200 रुपये बैठ गया तुम्हारा टोटल। 2200 का कितना परसेंट? 5%। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी? कैरिंग कॉस्ट। तो यानी कि एक ईबीक्यू कहता है कि भाई 18,000 के अकॉर्डिंग मत चलो, किसके अकॉर्डिंग चलो? 1567 के अकॉर्डिंग चलो, मतलब ये ईबीक्यू लेके चलो, तुम्हारी कॉस्ट मिनिमम आएगी। फिर उन्होंने क्या करा यार, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इंकर ड्यूटी प्रोसेसिंग 18,000। कह रहे कि अब अगर हम ईबीक्यू को फॉलो करते हैं और पहले हम ये फॉलो करते थे, यहाँ से यहाँ तक में अगर हम देखेंगे तो हम पहले इस पॉइंट पे थे तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे थे। भाई दोनों कॉस्ट कंपेयर कर लेना अपनी, कौन कौन सी? सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। भाई अगर हम ये फॉलो करेंगे तो कितनी कॉस्ट आ रही है सेटअप और कैरिंग मिलाकर, और ये फॉलो करते हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है सेटअप और कैरिंग को मिला के। तो डिफरेंस निकाल देना भाई, इतना हम एक्स्ट्रा बियर कर रहे थे। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? देखो निकाल के देखो कि भाई आप 90,000 को प्रोडक्शन करना है, इतना आपका बैच साइज है, तो लगभग आप कितने बैच चलाओगे? 58 के बैच चलाओगे, राउंड ऑफ करोगे तो। बोलो हाँ या ना? और एक बैच की कॉस्ट कितनी आ रही है तुम्हारी? बेसिकली 1500 के आसपास आ रही है, ठीक है ना? इन्होंने 87,000 निकाल दिया। बोलो हाँ या ना? जबकि यहाँ पे तुम कितनी चलाओगे? 90,000 इंटू 18,000 इंटू 1500, तो कितना आ रहा है? 7500 आ रहा है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? यहाँ तुम चला रहे हो 1567 डिवाइड बाई 2 इंटू 110, और यह कितना? 18,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 110। समझ गए ना? तो यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 173 185, और यहाँ कितनी आ रही है? ओ माय गॉड, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कर रहे हैं। आया समझ में नहीं आया? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना? ये चीज बतानी है बस हमें। मतलब ऑब्वियस बात है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, क्लब कर दो और फिर डिफरेंस निकाल दो, यही करना है। समझ गए? तो मैंने ये तो करा, कैरिंग और सेटअप कॉस्ट निकाल दिया अलग अलग, फिर डिफरेंस निकाल दिया कि भाई अगर हम पहले ये फॉलो करते थे, अब ये फॉलो करेंगे तो देखो कितनी कॉस्ट सेव हो रही है। इसे दो तरीके से पढ़ लो, कितनी कॉस्ट सेव होगी, ये कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा दे रहे थे। समझ गए? दो तरीके से कह सकते हैं। क्लियर है? इधर आ जाओ, ये भी तुम्हें ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देख लो, एक्स लिमिटेड कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम टू वाई लिमिटेड ऑन स्टडी बेस। ये तो करा हुआ है अभी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट रुपीज 10 पैसा पर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। अभी करा है जस्ट, ये पर मंथ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 आ जाएगा। सेटअप कॉस्ट आपको दे देंगे 324। कंप्यूट द ऑप्टिमम, ये तुम कर लोगे, इसमें मैं मेहनत नहीं कर रहा, कर लोगे ना? सेम अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा है। क्या बोलती थी? दीदी बात क्लियर हो गई? इसमें मेहनत नहीं कर रहा फिलहाल आपके साथ। यहाँ आ जाओ, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। रियो, रियो उसमें भी था भाई, मनी हाइस्ट में। तीसरे सीजन में पुलिस ले गई थी। रियो लिमिटेड अंडरटेक्स टू सप्लाई 1,000 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ। रियो लिमिटेड जो है अंडरटेक टू सप्लाई 1,000 यूनिट ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। मतलब उन्हें आधार की क्वांटिटी की सप्लाई देनी है जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का डेटा है। हाँ लेटेस्ट देखिए मैंने। एवरी मंथ
लेकिन 2 सीजन में मैं थक गया यार, उसके तीसरे सीजन में देख नहीं रहा। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज every month a batch order is open against which material and labor costs are booked actual overhead are divided at a rate of per labor। वो 6 महीने थे, 3 महीने है यार, करा ना भी आपने, वो 6 महीने थे 3 महीने है। द सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, समझ गए? कर देंगे ना, कर देंगे ना, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। आया क्या हो रहा है? बात क्लियर होगी? बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, डन है। कर पाएंगे ना 2 और 3, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने कर लिए उनके, हमने तो बल्कि ज्यादा बड़ा करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, क्या लिखा है? वंडर्स लिमिटेड हैड अ कैपेसिटी ऑफ ₹120,000 यूनिट पर एनम एज अ ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है एक तरीके से। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, मतलब क्या लिखा है बेटा? मटेरियल लगाएंगे 90 रुपये पर यूनिट, लेबर लगाएंगे 60 रुपये पर यूनिट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और ओवरहेड है हमारा फिक्स 30 लाख रुपये पर एनम है, वेरिएबल रुपीज 100 रुपये पर यूनिट है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फिर क्या लिखा बेटा? ओ माई गॉड, सेमी वेरिएबल भी है, सेमी वेरिएबल है 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, मतलब कह रहे हैं कि 50% कैपेसिटी तक काम करोगे। 50% कैपेसिटी समझते हो? मतलब 1,20,000 का आधा, मतलब 60,000 यूनिट बनाओगे तो 20 लाख रुपए लगेगा तुम्हारा। और अगर एन एक्स्ट्रा अमाउंट और 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी, और जैसे ही 25% बढ़ा दोगे एंड पार्ट दे रहा हूँ, मतलब कि 25% बढ़ाओ, अगर 10% बढ़ाओगे तो 4 लाख बढ़ जाएगी कॉस्ट तुम्हारी। समझ गए? देखो 50% तक तो 20 लाख, 75% पे हो जाएगी 24 लाख, और 100% पे हो जाएगी तुम्हारी 28 लाख। समझ गए मेरी बातों को आप? एंड पार्ट देयर ऑफ लिखा हुआ है, हाँ करा था। द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर, प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक, मतलब वही वाली बात है, ऑर्डर आने पे ही माल बनाएंगे और बेच देंगे, स्टॉक नहीं करेंगे, ये मतलब है इसका। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एन इंडिकेटेड बिलो and management desire a profit of rupees 20 lakh for the year, determine the average selling price at which each unit should be quoted। फर्स्ट 3 मंथ 50, और कंपनी जो है फर्स्ट 3 मंथ की कैपेसिटी पे काम 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है, बाद के 9 महीने में काम कर रही है 80% कैपेसिटी पे। बाद के 9 महीनों में 80% का मतलब हो गया एक तरीके से 24 लाख पे पहुंच गए, नहीं 28 लाख पे पहुंच गया। लाला जी क्या बात कर रहे हो तुम? 75% तक 24 लाख था, अब तो 5% और बढ़ गया। पार्ट देयर ऑफ भी तो लिखा हुआ है ना, पार्ट भी बढ़ाओगे तो भी 4 लाख बढ़ जाएगा। इग्नोर एडमिन सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या इनको इग्नोर करके चलना फिलहाल। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बात ही खत्म, देंगे तो लेंगे ही या इग्नोर ही करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कुल मिला के ना, देखो इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज इंडिकेटेड बिलो, है ना, the management desire a profit of 20 lakh for the year, determine the average selling price at which each unit should be quoted। कह रहे कि भैया आप ये बताइए कि हम एवरेज सेलिंग प्राइस हमारा क्या होना चाहिए अगर हमारा 20 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा बिलो जा रहा है। समझ गए? तुम क्या करें, हमें थोड़ा बता दो, क्लियर ही नहीं है। आ गया? तो एक बार क्वेश्चन को क्या कर लो, एक बार आंखों में उतार लो। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, भी वेरिएबल है। चले, अगर देख लिया तो चले। चलो क्या लिखा है देखो, ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट की और सेल्स की, 3 महीने की, 9 महीने की, फिर टोटल की। ऑब्वियस ही बात है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या लिखेंगे? कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट में। भाई यहाँ 3 महीने तक हमने 50% कैपेसिटी पे काम करा है। 50% कैपेसिटी का मतलब क्या है? 1,20,000 का कितना परसेंट? आधा, 60,000, वो भी 3 महीने इंटू 3 बटे 12 भी करोगे, क्योंकि 1,20,000 पर एनम है ना, क्लियर नहीं है? तो 1,20,000 का 50% 60,000 यूनिट बनाओगे, और 3 महीनों में कितना बढ़ेगा? 15 यूनिट। फिर बाद के 9 महीनों में क्या कैपेसिटी थी? 80%। तो 1,20,000 का 80% इंटू 9 बटे 12, इंटू 9 बटे 12 कितना? 72 यूनिट। तो टोटल प्रोडक्शन है ये तो है। अच्छा तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर? 72। तुम्हारा 72 आ रहा है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, हम स्प्रिंटिंग है, 80 हो गया ना, कोई बात नहीं। बात क्लियर हो गई? तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा पूरे साल भर में? 87,000 यूनिट का। मटेरियल हमारी कितनी है? फटाफट बोलो। 90 रुपये, वो तो वही रहेगी। तो 15,000 इंटू 90, कल चलाओ कैलकुलेटर, ये आ रहा है। और 72,000 इंटू 90, और ये टोटल करके यहाँ लिख दिया। सही बात है।
लेबर हमारी कितनी है, लेबर हमारी 60 रुपये पर यूनिट। लगाओ बेटा लगाओ, 15,000 इंटू 60, 72 इंटू 60 और टोटल करके यहाँ लिख दो। ठीक है, चलो जी अब लगा दो ओवरहेड। ओवरहेड हमारे फिक्स कितने हैं, फिक्स वाले 30 लाख पर एनम, उसे 3 महीने और 9 महीने बांट दो 1:3 के रेशियो में। हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 9, ज़्यादा बेटर तुम्हारी समझ में आएगा कि 3 महीने और 9 महीने पर एनम तो ये लग रहा है ना, फिक्स तो फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन कितनी भी करो तो पूरा 30 लाख आ गया। और वेरिएबल कितना था, शायद 100 रुपये था, तो 15,000 इंटू 100 और 72,000 इंटू 100 टोटल 87 लाख आएंगे ना। और सेमी वेरिएबल कितने लगेंगे, इसमें बुद्धि लगाते हैं। ये हम काम करें 50% की कैपेसिटी पे, तो 50% तो 20 लाख है, तो 20 लाख इंटू 3/12 करो, तो 20 लाख पर एनम है ना, ये देखो ना 20 लाख पर एनम है ना, तुम्हें 3 महीने का निकालना है। 5 लाख आ गया नहीं फॉर फर्स्ट 3 मंथ। लेकिन उसके बाद वाले में क्या है 80%। 80% का मतलब क्या, इधर देखो पहले, इधर देख लो, इधर देखो एक बार, 50%, फिर 25 और फिर 5। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 20, बाद के 25 में 4 लाख और पार्ट देयर ऑफ में भी 4 लाख, तो कितना हो गया 28। 28 इंटू 9/12 21 लाख आ रहा है। 21 और 5 कितना गया 26। तो टोटल कॉस्ट पता लग गई हमें, टोटल कॉस्ट इनकी जोड़ दी इसकी जोड़ दी, टोटल आ गई। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 20 लाख का, तो हमारा सेलिंग कितना होना चाहिए, मतलब हमारा टोटल सेल 2,94,50,000 की होनी चाहिए। और डिवाइड कर दूंगा टोटल यूनिट से, ये यूनिट मेरी, तो मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 337.356। इतने में बेचूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कमा पाऊंगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आ गया, ये मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर, बोलो हाँ या ना। चलो एमसीक्यू भी देख ले एक बार है? चलो वैसे तुम्हारी बुकिंग में मुझे बोला ऐसा क्यों लग रहा है बुकिंग चलो काम करना, तुम इसे अब देखना, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।